नमस्कार। क्लास 11th अकाउंटेंसी। आज हमारे साथ कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हैं। आप सबका मोस्ट वेलकम। मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि जो कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ाई है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें हमने कुछ एक्सप्लेन की है। तो वो सारी चीज़ें आपको बाय नोट्स एंड वीडियो भेज दूंगा मैं। एक बार आप वहाँ से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और जहाँ समझ नहीं आए वहाँ हमें वापस आप बताइएगा, हम समझ में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा ये रहता है कि आपका जो फिलहाल टॉपिक चल रहा है, वैसे ये कोई पर्टिकुलर अपन टॉपिक नहीं चला रहे हैं, है हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन ही। और बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में ही हमने कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट को समझना स्टार्ट किया है। देखिए, एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ऐसा माइंड सेटअप ना करें कि हमने पहले नहीं पढ़ा तो आज हमें समझ में नहीं आएगा। आप ट्राई करोगे जो आज पढ़ाया जा रहा है उसे समझने की कोशिश करना। पीछे छोटी मोटी चीजें बच गई है, वो जैसे जैसे आप पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यदि कोई पर्टिकुलर डाउट रहता है आप जरूर पूछ लीजिएगा। अब हम लेटेस्ट बात करते हैं हमारी पिछली क्लास की। हमने अपनी पिछली क्लास में, मैं आपको जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ाया था उस पॉइंट को थोड़ा सा क्विक रिवाइज करके आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था। मींस अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करने हैं, उन्हें हमने आपको सिखाया था। जिसमें हमारे पास टोटली 6 पॉइंट थे। व्यवहारों की पहचान, मुद्रा में मापन, प्रारंभिक लेखे, वर्गीकरण, सारांश और विश्लेषण। देखिए, आज जो बिल्कुल ही पहली बार जो क्लास ले रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। आपको जो चीज समझ में नहीं आए आप तुरंत ही मैसेज कर लीजिएगा ताकि हम उसको उसी टाइम वापस रिवाइज करा सकें। सेकंड ऑप्शन, आप उसे और जो आज पढ़ाया जा रहा है उस पर स्पेशली फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा पीछे वाली चीजों को साथ में लेकर चलने के लिए। तो अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग का मतलब होता है लिखना, और लिखने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमने स्टेप लिया था व्यवहारों की पहचान करना। व्यवहार का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में क्या ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, लेन देन जो हो रहे हैं, उन लेन देन का नेचर आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा। सेकेंड पॉइंट देखा था हमने मनी मेजरमेंट, मुद्रा में मापन। उन्हीं ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, पैसे में मुद्रा में माप सकते हो। फिर आता था प्रारंभिक लेखे, पर डे जो होने वाले ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना। फिर उनका क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको सेम नेचर्स के ट्रांजेक्शन को अलग अलग करेंगे। फिर उनका फाइनली उनको एक रूप प्रदान करेंगे। और हमने देखा था प्रारंभिक लेखे के अंतर्गत जर्नल प्रविष्टियां हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल हम समझ रहे थे जर्नल प्रविष्टियां। जर्नल प्रविष्टि समझने से पहले हमने सीखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो हमने अपनी पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया था। आज हम उस पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं। और पॉइंट आता है हमारे पास में, टाइप्स ऑफ अकाउंट इज 3: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। मैं आपको एक बार फिर कह देता हूं, आज पढ़ रहे हो वो आज की चीजें सीखने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं सिखा रहा हूं खातों के प्रकार। अब खातों के 3 प्रकार होते हैं। खातों के 3 प्रकार होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट इंग्लिश हिंदी में कहेंगे वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो ऐसा खाता जिसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष संबंधी खातों का समावेश किया जाता है। व्यक्ति विशेष संबंधी खातों का समावेश किया जाएगा, उसे आप पर्सनल कहोगे। व्यक्ति विशेष का मतलब जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, लक्ष्मी, एच बुक, जो भी है। मतलब आपके पास चाहे वो व्यक्ति का नाम दे रखा है, किसी दुकान का नाम दिया हुआ है, किसी संस्था का नाम दिया हुआ है, किसी बैंक का नाम दिया हुआ है, किसी कंपनी का नाम दिया हुआ है,
जहां आपका नाम दिया हुआ है वो आपके पर्सनल अकाउंट होंगे। आप जितने भी ट्रांजैक्शंस देखो, जहां भी आपके अकाउंट की बात आती है और वहां यदि किसी का नाम दिया हुआ है, इतना तो हमें कॉमन सेंस है कि ये कोई नाम होती है, कोई वस्तु होता है। तो जहां आपको किसी का नाम दिया हुआ है मतलब वो हमारे लिए पर्सनल होंगे। और पर्सनल अकाउंट भी हमारे पास तीन होते हैं। पहला आता है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम और तीसरा है आपका प्रतिनिधि। अब कहोगे प्राकृतिक क्या होता है, तो जिसको हम बोलेंगे नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है जो हम सब है वो सारे नेचुरल पर्सन्स हैं। हम जितने भी लोग हैं हम सब क्या है, नेचुरल पर्सन। मतलब जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, लक्ष्मी, बुक, जो भी है वो हम सब होते हैं नॉमिनल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल। फिर आता है कृत्रिम। कृत्रिम जिसको हमने बनाया हो, हमारे द्वारा बनाया गया हो, जिसके अंतर्गत आपके जैसे बैंक है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, इन सब के भी नाम होते हैं। इन सब के भी नाम होते हैं, तो वो सारे आर्टिफिशियल होंगे। और कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कैपिटल और ड्राइंग आता है। इसमें आगे बढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगला अकाउंट आता है रियल अकाउंट। इसका क्या तात्पर्य है, तो इस खाते में वस्तु विशेष संबंधित खातों का समावेश किया जाता है। देखिए, वस्तु वस्तु तो आप जानते ही होंगे, ऐसी चीजें जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो, उन्हें क्या कहते हैं, वस्तु। वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, वो सारी वस्तुएं हैं। जैसे जैसे फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, ये सारी वस्तुएं हैं जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो, लेके घूम सकते हो। अब वस्तुगत खाते में जनरली आपके पास में कोई ना कोई वस्तु आएगी, इस बात का ध्यान रखना। वस्तुगत खाते क्या होते हैं, तो ऐसा अकाउंट जिसमें कोई भी वस्तु है, चीज है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, छू सकते हो, लेके घूम सकते हो, उन्हें क्या कहेंगे, रियल अकाउंट। रियल मतलब वास्तविक कोई चीज है। एनी डाउट? आपको रियल अकाउंट समझ में आ गया? रियल का मतलब होता है कोई वस्तु होगी जिसको आप टच कर सकते हो। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर को आप टच, फर्नीचर मतलब जिसमें टेबल, कुर्सी, बहुत सारी चीजें आती है जिसको आप टच कर पा रहे हो। आपकी कैश है, कैश यानी रोकड़ पैसा होता है जिसको आप पकड़ सकते हो। कोई मशीन है, मतलब वो सारी चीजें जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उन्हें हम वस्तुगत खाते कहते हैं। एनी डाउट? ये समझ में आ गया आपको वस्तुगत खाता? यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप अपने चैट बॉक्स में लिखें इस बात का यस या नो। नहीं आया है मैं वापस समझाऊंगा, समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब वस्तुगत खाते भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। वस्तुएं हमारे पास उपयोग करने के उद्देश्य से हम खरीदा जाता है, मतलब दो टाइप होते हैं। देखिए, जो भी चीज आपने ली है, मैं आपसे सामने एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास में एक पेन है, तो पेन मैं दो पर्पज से खरीदूंगा। आज आप लोग भी बहुत सारी चीजें खरीदते हो मार्केट जाके। आप में से कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने मार्केट से कुछ नहीं खरीदा हो अपने जीवन में। हर कोई व्यक्ति खरीदता है। हो सकता है आज के दिन भी आपने कुछ खरीद के लाया होगा। तो खरीदने के पीछे दो कारण होते हैं, या तो आप उसे बेचोगे या खुद यूज करोगे। हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसके पीछे दो कारण है। यदि कोई व्यापारी है, कोई दुकान लेके बैठा है, वो उस चीज को खरीदेगा बेचने के लिए। और यदि हम अपने खुद के यूज करने के लिए खरीदते हैं तो वो अलग बात है, उसे हम असिस्ट कहेंगे। आज अपने आप को एक बिजनेसमैन समझना, अपने आप को एक व्यापार समझना। व्यापार के अंदर बहुत सारी चीजें खरीदी जाती है जिसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, या तो आप उसे खुद यूज करना चाहते हो
या आप उसे बेचना चाहते हो। तो वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जिनको बेचने के लिए खरीदा हो, जिनको बेचने के लिए खरीदा हो, और एक होती है जिनको उपयोग करने के लिए खरीदा हो, उपयोग करने के लिए खरीदी हो। तो हमारे पास वस्तुएं अलग अलग दो प्रकार की हो गई, एक तो जिसे आपने बेचने के लिए खरीदी है, एक आपने उसे यूज करने के लिए खरीदी है। अब हम बात करते हैं जिसको बेचने के लिए खरीदी है, उसे तो बोलते हैं संपत्ति। जिसको बेचने के लिए खरीदी है उसे क्या बोलेंगे? संपत्ति। इंग्लिश में कहते हैं असेस्ट। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा कर दिया। जिसको बेचने के लिए खरीदी उसे तो कहते हैं माल। बेचने के लिए खरीदा है तो उसे कहेंगे माल, गुड्स। और यूज करने के लिए खरीदी है उसे कहेंगे असेस्ट, उसे बोलेंगे संपत्ति। असेस्ट जिसको कहते हैं। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। जिसको माल सॉरी जिसको बेचने के लिए खरीदा है वो तो हमारे लिए होगा माल, और जिसे यूज करने के लिए खरीदा है उसे बोलेंगे असेस्ट। गुड्स जो माल है उसका हम लेखा अलग अलग प्रकार से करते हैं। माल को हमने 5 अलग अलग भागों में बांटा है। जो आपका माल है उसको आपने कितने भागों में बांटा है? 5 भाग। 1 2 3 4 5। माल को माल ना लिखकर हम उसे अलग अलग रूप में लिखते हैं, जिसमें पहला आता है आपका स्टॉक। पहला हम लिखते हैं स्टॉक। एक लिखते हैं परचेज। पहला आया स्टॉक, फिर लिखा आपने परचेज। एक आता है सेल्स, एक आएगा सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। आप अपने माल को 5 अलग अलग भागों में लिखोगे, जिसमें सबसे पहले आता है स्टॉक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब ये सब कब कौन सी स्थिति में लिखना होता है? तो स्टॉक कब लिखोगे? तो एक निश्चित तिथि को, निश्चित तिथि को उपलब्ध माल, किसी फिक्स डेट को आपके पास जितना माल पड़ा है, जैसे आज आपका ईयर स्टार्ट हुआ है, आज के तारीख में आपके पास कितना माल पड़ा है उसे हम कहेंगे स्टॉक। परचेज जब माल खरीदा जाए, जब माल खरीदा जाए, जब भी आप माल खरीदते हो उस टाइम आप परचेज यूज करोगे। परचेज कब यूज करना है? जब हम माल खरीद रहे हैं। बेटा ये बताइए, आपको खरीदना बेचना तो पता है ना, आपकी क्लास में ऐसा तो कोई नहीं जिसको ये भी नहीं पता हो खरीदना क्या होता है, बेचना क्या होता है। जब तक आप रिप्लाई नहीं दोगे हमें हमें मजा नहीं आएगा और आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा काम करने में। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, रिप्लाई दीजिएगा। तो हम ये बता रहे थे, जब भी आप माल खरीद रहे हो, जब हम माल खरीदते हैं तब हम क्या लिखते हैं? परचेज। जब माल बेचते हैं, माल बेचते हैं, बेचने पर, आप माल बेच रहे हो उस कंडीशन में आप सेल्स वर्ड यूज करोगे। यदि आपको माल किसी फिक्स डेट को शो करना है तो स्टॉक यूज किया जाता है। आपको गुड्स परचेज किया है, खरीदा है, तो उसके लिए परचेज यूज करना है। आपने बेचा है तो सेल्स यूज करना है। बेचा हुआ वापस आ रहा है, बेचा हुआ वापस प्राप्त करने पर। अब आपने माल बेच तो दिया है, लेकिन किसी कंडीशन में सामने वाले को पसंद नहीं आया, या उसने जो ऑर्डर किया था उसके अकॉर्डिंग माल नहीं गया, या आपका माल टूट गया, खराब हो गया, शर्तों के अनुसार नहीं था। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपका माल वापस आ सकता है। जो आपने माल बेचा था
यदि वो माल वापस आ गया है, आपको वापस प्राप्त हो गया है, तो उसे हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। तो आपका सेल्स रिटर्न मतलब बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। और यदि हमने किसी को रिटर्न किया हुआ है, खरीदा हुआ माल पुनः लौटाने पर यदि आप लौटा रहे हो, आपने माल लिया, आपको पसंद नहीं आया, या वही जो सारी कंडीशंस आपके सामने आ जाती है जो बेचने वाले को आप वापस माल रिटर्न करोगे। तो ये है हमारे पास दो टाइप मैंने आपको समझाए हैं, पर्सनल और रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष खातों का समावेश किया जाता है, रियल अकाउंट जिसमें वस्तुओं का समावेश किया जाता है। वस्तुओं को आपने दो भागों में बांटा है, एक तो माल और एक आती है संपत्ति। माल वो होता है जो आप बेच रहे हो, जिसका बिजनेस किया जा रहा है। मान लीजिए आपके फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर आपका माल होगा, कपड़े की दुकान है तो कपड़ा आपके लिए माल होगा, स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी आपके लिए माल होगा, मिठाई की दुकान है तो मिठाइयाँ आपके लिए माल होगा। बस ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। इस अकाउंट में क्या लिखना है आपको, तो इस खाते में आय तथा व्यय संबंधित खातों का समावेश किया जाता है। देखिए, आय तथा व्यय का मतलब, पहली बात तो आय और व्यय के मतलब मैंने आपको समझाए थे, एक बार फिर समझा देता हूं। आय और व्यय क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आय व्यय, आय को बोलते हैं इनकम, व्यय को बोलते हैं एक्सपेंसेस। आय का मतलब होता है सेवा के बदले प्राप्त किया गया धन, और सेवा के बदले चुकाया गया धन। अब हमारे पास दो पॉइंट आते हैं, एक तो आता है आय, एक आती है व्यय। आय का मतलब होता है सेवा के बदले प्राप्त किया गया धन, और व्यय का मतलब होता है सेवा के बदले चुकाया गया धन। अब प्रश्न हमारे सामने आता है कि सर सेवा क्या होती है। सेवा यहाँ पे सर्विस जिसको कहा जाता है, सेवा का मतलब होता है सर्विस। अब सर्विस का मतलब होता है कि वे सारे कार्य, वे सभी कार्य जो किसी काम को करने में आसानी या सरलता उत्पन्न करती है। देखिए, आप कोई भी काम करो, हम एक काम लेते हैं, जैसे मान लीजिए को आप एक ऐसे प्लेस पे खड़े हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो और ये प्लेस है आपका जोधपुर। अब आपको यहाँ से सूरत जाना है, दोनों बात क्लियर है। आप जोधपुर में खड़े हो, आपको सूरत जाना है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कैसे जाओगे। बेटा जवाब जरूर दीजिएगा, तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। आप कैसे जाओगे, मैं आपका वेट करूंगा, आप रिप्लाई नहीं दोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप सूरत छोड़ो, दिल्ली जाइए। कई लोगों को लगता है सूरत मैं क्यों जाऊं,
तो दिल्ली जाइए, दिल्ली बहुत भारत का कैपिटल है, आप वहां घूम फिर के आइए। किसी भी पर्पज से जा रहे हो आप, बेटा कैसे जाओगे? प्लीज रिप्लाई में। दुर्गा जी, ज्योत्सना जी, पायल जी, सारिका जी, व्रतिका जी। देखो आज जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, वो लोग भी नए नहीं हैं। वो लोग भी इस बात को लेकर टेंशन ना करें कि मैंने तो आज पहली बार क्लास लिया, मुझे इसका आंसर नहीं आता होगा। ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपकी किताब से मैंने पूछा हो। मैंने एक कॉमन क्वेश्चंस किया है, और इस प्रकार की चीजें आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज करते होंगे। So I want to say about these questions. How to go Delhi from Jodhpur to Delhi? How to go? कैसे जाओगे? फ्रॉम ट्रेन से। वेरी नाइस, ट्रेन। बहुत बढ़िया। ज्योत्सना जी ने जवाब दिया ट्रेन से। बाकी लोग कैसे जाएंगे? आप चाहो तो अपना ऑडियो स्टार्ट करो, अदरवाइज आप कोशिश कीजिए। आपके यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ मैसेज डालिए ताकि आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा। आप मैसेज में लिख सकते हैं कि आप कैसे जाओगे। फ्रॉम ट्रेन। वेरी नाइस, ट्रेन से। और एक ही साधन है ट्रेन का ही? नो सर, बस, कार। वेरी नाइस, बस, कार, ट्रेन और प्लेन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, फ्लाइट। देखो जो आज स्टूडेंट ज्वाइन हुए केवल वही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी तीनों ने क्या हुआ? हाँ चलो, एक रिप्लाई आया है हमारे पास। बस, ट्रेन, वेरी नाइस। और कोई साधन है आपके पास? बस, ट्रेन, फ्लाइट? चलिए अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास जाने के लिए सबसे पहले तो होता है आप पैदल जाओ, पहला पॉइंट। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले जाते भी तो थे ना लोग। यदि हम देखा जाए आज से 20-25 साल पहले की बात करें, तो आपने अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सुना भी होगा कि हम लोग पैदल घुमा करते थे, हम लोग पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। उसके बाद आप गाड़ी लेके जाते थे, जिसके अंदर आपकी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। जैसे जैसे टाइम बदला, मैं बता रहा हूं आपको, ऊंट गाड़ी। भाई जैसे सबसे पहले लोग पैदल जाते थे, उसके बाद उन्होंने इस प्रकार की गाड़ियों का उपयोग किया। आज की कंडीशन देखी जाए तो आपके पास कार है, ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है। ये इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं आपसे एक बात करता हूं कि मान लीजिए आपको पैदल जाना है। पहला ऑप्शन तो आपके पास पैदल है कि आप पैदल जा रहे हो, दूसरा ऑप्शन आप कार लेके जा रहे हो, तीसरा ऑप्शन आप ट्रेन में जा रहे हो, चौथा ऑप्शन बस में जा रहे हो, फिर फ्लाइट में जा रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो। इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। मुझे बताइए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा होगा आपको जोधपुर से दिल्ली जाने के लिए? जोधपुर टू दिल्ली पैदल जाना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पैदल। हाँ, मतलब हमें पैदल जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। मतलब आपके काम, जो मैंने लिखा ना, सेवा का मतलब क्या होता है कि जो कार्य किसी काम को आसान करता है। मतलब काम को, अभी तो ये आसान नहीं है ना, आपका काम है जोधपुर से दिल्ली जाना, बट ये काम आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। यदि आप गाड़ी, बैलगाड़ी में भी जा रहे हो तो भी बहुत हालत खराब हो जाएगी। दिल्ली पहुंचने में कम से कम 7 से 8 दिन लग जाएंगे। हर छोटे छोटे स्थान पे रुकना पड़ेगा। अपने जो साथ में जैसे बैल है तो उनको कुछ खिलाओ, आप बैठ भी नहीं पाओगे। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट साधन की। आप कार में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो या फ्लाइट में जा रहे हो, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा आसान कौन सा है? आप इन चारों में से फ्लाइट, वेरी नाइस, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में हम वहां पहुंच सकते हैं। तो फ्लाइट, मतलब हमारा कहने का तात्पर्य यह रहता है कि किसी भी काम को करने में आसान बना लिया। ये फ्लाइट, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या कहलाती है? सेवा। भाई हम पैदल जा रहे थे तो हमने ऑप्शंस डाल दिए, पैदल से कार बेटर है, पैदल कार से ट्रेन बेटर है, ट्रेन से फ्लाइट बेटर है। मतलब कहने का तात्पर्य रहता है कि आपके काम को थोड़ा सा इजी कर लिया है। मैं आपको एक और प्रश्न करता हूं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए, आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा है, ठीक है?
जो कोई उपयोग नहीं आ रहा है, आपका सब कुछ हो गया है, आपका घर भी बन गया है, आपके जो छोटे मोटे फंक्शंस भी थे वो भी पूरे हो गए हैं, फिर भी 10 लाख रुपए आपके पास आपके घर पे पड़े हैं, आप इस पैसे का क्या करोगे? इस पैसे का क्या यूज करोगे ये बताइए मुझे। आप इस पैसे को कहाँ यूज करोगे? आपके पास 10 लाख रुपए है जिसका कोई यूज नहीं, मतलब जो बेसिक नीड्स थी आपकी, आपके पास कार भी है, आपके पास रहने के लिए घर भी है, छोटे मोटे सारे फंक्शंस भी आपने कर लिए हैं, फिर भी आपके पास आज की स्थिति में 10 से 15 लाख रुपए पड़ा है, आप इस पैसे का क्या करोगे? बेटा जवाब दीजिए फटाफट, मजा आएगा मेरे आंसर प्रकार के प्रश्नों का आंसर लेने में। ज्योत्सना जी, दुर्गा जी, पायल बैंक जी, में। बहुत बढ़िया, बैंक में। और बाकी लोग क्या करेंगे? ज्योत्सना जी तो बैंक में रखेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? पायल जी, सारिका जी, वर्तिका जी, आप क्या करोगे इस पैसे का? बेटा 10 लाख की पानी पूरी तो खा नहीं सकते, इस इतना पैसा आप कहाँ यूज करोगे? जब हमारे सारे बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी है तो इस पैसे का क्या यूज करोगे? आई वॉन्ट टू से अबाउट दिस क्वेश्चन, आप क्या करोगे इस पैसे का? मुझे ये चाहिए, आपसे इसका आंसर चाहिए। क्योंकि देखो अपना ये जो सब्जेक्ट है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है, हर वो सारी चीजें आपके सामने आएगी जो आप अपने वास्तविक जीवन में उसे आभास करते हो। अब ऐसा केस आपके सामने आ सकता है कि आपके पास पैसा पड़ा है, उस पैसे का आप क्या करोगे? उस पैसे को जनरली हम कहाँ लेके जाने की कोशिश करेंगे? बैंक में। कहाँ लेके जाओगे? बैंक में। हाँ, तो ये भी तो आपकी एक सर्विस हो गई कि नहीं हुई? ये भी आपके पास अब 10 लाख रुपए अपने घर पे रखा है, क्या आपको नींद आएगी? क्या आप घर छोड़ के कई बार जा सकते हो? नहीं जा सकते, एनी टाइम हमको घर पे रहना होगा, घर को बार बार चेक करना, क्योंकि देखिए आज का टाइम खराब है, कोई किसी किसी ने आपके घर पे आके पैसा चुरा लिया, आप क्या करोगे? तो कहने का मतलब ये हमारा रहता है कि हमें अपने चीज के लिए थोड़ा डर रहता है, इसलिए बैंक में हम पैसा जमा करा ले तो पैसा हमारा सेफ है। तो कहने का मतलब है ये भी आपके लिए एक सर्विस है, तो इस सर्विस को बोला बैंक, इसको बोला जाता है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस इसको कही गई है। ये आपका बैंक है। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपकी ये दुकान है, ठीक है, और आपकी दुकान में रोज बहुत सारे कस्टमर आते हैं, आपकी दुकान में आप और आपके पापा दोनों जने काम कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों अपनी दुकान नहीं संभाल पा रहे हो, कस्टमर ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे जब आपके पास कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं और आप संभाल नहीं पा रहे हो? तो आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए आपको ये सब कुछ आपके लेवल पे ही हम मैं पूछ रहा हूँ। भाई आप और आपके पापा आपकी दुकान चला रहे हो, संभाल रहे हो, आपको लग रहा है कि कस्टमर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? आप क्या डिसीजन लोगे? जस्ट फास्ट टू मी रिप्लाई। वर्कर्स लाएंगे। वेरी नाइस, आपने एक और पर्सन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, एक व्यक्ति को और बुला लिया काम कराने के लिए, यही कह रहे हो ना आप कि एक और व्यक्ति को बुला लिया। अब इसने आपका काम आसान किया या नहीं किया? भाई पहले तो आप दोनों को पूरी दिन काम करना पड़ रहा था, एक तीसरा व्यक्ति और आपके साथ जुड़ गया, वो आपकी हेल्प करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो आपकी हेल्प करेगा, और जो आपकी हेल्प करेगा उसके बदले में आप उसको क्या देंगे? सैलरी। हम उसके बदले में क्या देंगे? सैलरी। तो सैलरी भी आपके लिए क्या होती है? एक सर्विस होती है, एक्सपेंसेज होता है। एनी डाउट? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो सेवा समझ में आ गई, सर्विस समझ में आ गई, वो सारी चीजें जो आपके काम को इजी कर लेता है वो मैं उन्हें सर्विस कहते हैं। और सर्विस के बदले में यदि पैसा आपने दिया है, चुकाया मतलब पेड किया, दिया है तो वो आपके लिए एक्सपेंसेज है, और यदि आपने सर्विस के अगेंस्ट पैसा रिसीव किया है तो वो आपके लिए इनकम होगी। एनी डाउट? तो आज की क्लास में हमने अभी आपको इनकम और एक्सपेंसेस विद रियल अकाउंट समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है जरूर आप पूछिएगा, जरूर आप मैसेज कीजिएगा,
हम इसको मिल बांट के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पुरानी क्लासेज मैं आपको जैसे बहुत जल्द अवेलेबल करा लूंगा, आप उनको भी देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। फिलहाल हम अपनी क्लास यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आगे वाली क्लास को हम अभी बिजनेस, जस्ट इसके बाद बिजनेस की क्लास स्टार्ट होगी। मैं आपने लिंक